600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है। गुस्से में था मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता। लाल किले के दरवाजे के बाहर गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटी हो तो उसकी औलाद को लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार नहीं। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। हरियाणा के किसी गांव में चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता। ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। किसानों वाला उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। इस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे जिसने बनाया था, ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला तो ये तय करके बोला था कि मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं था। और मैं इस पे इतना, मेरे से पूछा वहां डीडवाना में कि साहब आपको ऐसा क्या हो गया था जो आपको बोलना पड़ा। मैं कहा मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि 600 लोग, अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, आग लगी कल उसमें महाराष्ट्र में 5-7 लोग मरे उसमें, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। संसद में कोई हमारे वर्गों के लोग जहां हैं वो भी खड़े नहीं हुए प्रस्ताव पास करवाने के लिए। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है और इसमें मैं काफी आहत था, गुस्से में था। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता। इनके गुरु के 4 बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और ना इन जाटों को हराया जा सकता। आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो और दो काम मत करना। एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है। 300 साल तक नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सत्ताल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो। तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे।
मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में 2 जनरल्स ने कहा कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। कारगिल होता है तो इन्हीं किसानों के 20-20 साल के लड़कों को उस पर चढ़ा देते हो पहाड़ी पे। कारगिल में मैं ये मानता हूं कि सरकार की असफलता थी कि कारगिल में वो लोग घुसे, और उसका दाम हिंदुस्तान के किसानों के बच्चों ने चुकाया। 20-20 साल के बच्चे, दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि दुश्मन ऊपर बैठा और आप नीचे से रेंगते हुए जा रहे हैं, गोली खा के चिड़िया की तरह भाग रहे हैं। तो ये जो है, ये अन्याय हमारे ही साथ होता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी दिन लोग रिएक्ट कर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा दिन आए जब ये किसान लोग रिएक्ट कर। अभी तो किसानों ने एक कंकड़ भी नहीं मारी है किसी की। वो जो कहते हैं कि जी लाल किले वाली घटना, उसका किसान आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं किसान आंदोलन का नेता होता तो मैं उसे भी जस्टिफाई करता। किसान लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को है, लेकिन उसके बाद अगर किसी को है तो आप जानते होंगे कि आपके तो गीतों में, बातों में, किस्सों में लाल किला ले लिया, लाल किला लेंगे, यही आता है। भरतपुर माने लाल किला। इसी तरह सिखों के जिनके कई गुरु लाल किले के दरवाजे के बाहर गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटी हो, तो उसकी औलाद को लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार नहीं। और आप जितना भी लोकगीत हैं, कहानी है, किस्से हैं, उसमें सिखों और जाटों का एक ही रहता है, लाल किले पे जाना है। जब चौधरी साहब की पार्टी हरियाणा में बिल्कुल नहीं थी और देवीलाल जी के पास में और बाबरी जी गए, और हमने कहा चौधरी साहब पार्टी ज्वाइन कर लो। उन्होंने कहा नहीं, काहे की पार्टी है तुम्हारी, मैं नहीं ज्वाइन कर। मैंने एक मीटिंग चौधरी साहब की कराई बड़ी भिवानी में, 1 लाख आदमी था, और मैंने उसमें कहा कि अगर आप साथ दे दोगे तो 6 महीने में चौधरी चरण सिंह को लाल किले पे चढ़ा देंगे। आप मेरा यकीन करें, पूरी भीड़ स्टेज पे के पास आ गई जय जयकार करती हुई, और मुझे चौधरी साहब ने कहा कि पूरे हरियाणा में ये मीटिंगें करके ये बात बोल दो, इसी पे खड़े हो जाएंगे। आप हैरत करोगे कि हरियाणा में लोक दल इसी बात पे खड़ा हो गया कि लाल किले पे चरण सिंह को चढ़ा। हमारा तो वो सपना रहा शुरू से, और हमारे इमेजिनेशन का हिस्सा रहा है, हमारे इतिहास का हिस्सा रहा। इसी तरह सिखों के इतिहास का हिस्सा रहा। प्रधानमंत्री के अलावा अगर किसी को अधिकार है उस पर झंडा फहराने का, तो वो हमें है। कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता अगर हमारा कोई लड़का लाल किले पे झंडा फहराया है। उस जगह तो नहीं फहराया जहां प्राइम मिनिस्टर ने फहराया था। एक तरफ एक खंबा था, उस पर टांग दिया था उन्होंने, और तुमने ऐसा बना दिया कि जैसे बड़ा खतरनाक काम हो गया, देशद्रोह का काम हो गया। ये सब मत करो, सीधे सीधे बैठो, भाई तुम्हारी ये मांगे, ये हम मान सकते हैं, ये नहीं मान सकते। ये जो मैंने तो बल्कि ये कहा प्रधानमंत्री जी से कि आप राजा हो, आप बड़े हो, आप ये कहो किसानों को कि भाई तुम गलत हो, मैं सही हूं, फिर भी मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकता, तो आप बहुत बड़े हो जाओगे। तो वो अब मैं नहीं बताता उन्होंने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया,
लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये भी मैंने कहा कि ये सिर्फ एमएसपी आप मान लें, ये तीनों कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखे हैं, सिर्फ एमएसपी मान लो तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन एमएसपी के बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारी हर फसल की डिस्ट्रेस सेल होती है। हम बोने चलते हैं एक दाम होता है, काटने चलते हैं दूसरा दाम होता है, और एमएसपी से नीचे दाम मिलता है हर फसल का हर साल। उसके बिना तो किसान नहीं मानेंगे, उसको ये देना नहीं चाहते। उसका कारण मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप जानते होंगे। इसमें किसी का नुकसान होता है एमएसपी लागू हो जाने से। जिन्हें एमएसपी से किसानों की जो डिस्ट्रेस सेल है वो चाहिए, और किसानों को कम दाम पे उनका माल खरीद के फिर बड़े दाम पे बेचने के लिए जो बैठ गए बाजार में। एक अडानी का तो 500 एकड़ में गोदाम बन गया उसमें पानीपत में, जब तक पार्लियामेंट में कानून भी पास नहीं हुआ था। तो आप ये बताओ उसको क्या फायदा होगा अगर एमएसपी हट गई। पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि सरकार और नौ सरकार एमएसपी रहेगी, एमएसपी कानून बनेगी और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। आज ये स्थिति है कि हरियाणा के किसी गांव में चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता, पश्चिमी यूपी के किसी गांव में हमारा मिनिस्टर नहीं जा सकता, रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकता, गमी में भी नहीं जा सकता। तो मुझे बताओ कि फिर दिल्ली में राज करने का आपका क्या फायदा है? जीत करके बैठे हो आप। आप बैठाओ, सामने बात करो, आपकी कोई बेइज्जती नहीं है। आपके किसान हैं, इतने बुरे हाल में रहते हैं, इतने बुरे हाल में खेती करते हैं, उनकी छोटी सी बात मान लो, क्या बिगड़ जाएगा आपका? और माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपका काम चल जाए।